So hey guys, welcome back to my channel. My name is Sambhav and you're watching Entrance Investigation. तो यारो आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं. दिस क्वेश्चन will take you to the deep roots from the chapter complex numbers, and this is a previous year JEE Advanced problem again. This is from the JEE Advanced 2018, so this is going to be a very interesting problem in itself, and you guys will appreciate what it has asked. तो दिस विल टेक यू थ्रू द रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज आई सेड. तो यार चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो यार चलो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं. स्टेटमेंट क्या है? तो हमारी स्टेटमेंट ये है कि यार हमारे पास दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो उसका आर्गुमेंट है जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट. प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात हो रही है जो कि -π to π के बीच में ही रहने वाला है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स. तो यहाँ पर ध्यान रखें कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है. तो चलो शुरू करते हैं. देखो आर्गुमेंट ऑफ z हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, तो हम बेसिकली एम्पलीट्यूड में ही बात करने वाले हैं, यानी कि अपना जो फर्स्ट साइकिल होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी कि हम इस वाली साइकिल के अंदर ही बात करने वाले हैं अपनी सारी. तो चलो शुरू करते हैं. तो यार देखो सबसे पहले क्या पूछा गया है, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो. तो सबसे पहले पूछा गया है व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ -1 minus iota, the argument of -1 minus iota. तो ये तो बहुत इजी है यार, ये तो मतलब बच्चा बता देगा इसका आंसर क्या होता है. -1 minus iota π/4 तो वैसे नहीं होता है, तो वैसे ये ऑप्शन गलत है, मतलब हमारा आंसर सही है. दिस विल बी एन आंसर. तो वैसे मैं मार्क कर देता हूँ कि ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि मतलब ये मेरे को लगता है कि सभी को आता होगा, पर चलो फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी लेट मी ड्रॉ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है, तो -1 minus iota, I don't know why I'm drawing this unit circle, but actually I don't need that circle. I would just need these coordinates and that will make my day. तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है. Let's mark down -1 minus iota. So this is -1, this is my real axis, real part of z, and this is imaginary part of my z, where and I consider my z as -1 minus iota. तो बहुत सिंपल काम है, मतलब दिस इज नथिंग डिफिकल्ट. हमारे पास इमेजिनरी में भी -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी मतलब अगर हम इसे y टाइम्स ऑफ आयोटा करके लिखते हैं, तो मतलब इस तरीके से मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ. एंड द फाइनल पॉइंट दैट आई रीच टू इज दिस. ओके, तो ये जो हमारा पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स -1 प्लस -1 टाइम्स ऑफ iota or -1 minus iota. So this is my z complex number. Now I have to mark, what I am supposed to mark is the argument. तो और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रहने वाला है. तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए, अच्छा ये ये हमारा 1 है, ये लेंथ है 1 और ये लेंथ है 1. ठीक है, हमें जो आर्गुमेंट है वो हमारा ये वाला एंगल होगा. So let's say I call this angle as theta, and I know that this angle is 45 degree. Okay, this is quite clear, 45 degree, or I must say π/4 radian. So my theta will be equal to pi minus π/4 radian, which is equal to 3π/4 radian. I'm keeping things very simple and I'm going a bit slow just because आप लोगों को ये अगर चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही हैं तो मैं आपको रिकॉल करा देते हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये अल्फा है तो हमारे पास जो आर्गुमेंट अगर अल्फा है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल बनती है ना, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हर क्वाड्रेंट में बनेगी. ठीक है, तो आपने क्या मेंशन करना है, आपके पास एक क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल बने तो अल्फा है. दूसरे क्वाड्रेंट में आपका कंसीडरिंग एंगल ये वाला हो जाता है, तो ये अगर अल्फा है तो टोटल जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है दैट विल बी पाई माइनस अल्फा. थर्ड क्वाड्रेंट का तो आपको दिखा ही दिया है कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है ये वाला थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई प्लस अल्फा. ठीक है, अब ऑफ कोर्स यहाँ पर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इसीलिए आई हैव टू कंसीडर माइनस साइन एज वेल. तो यहाँ पर माइनस ऑफ ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा कर लो या माइनस पाई प्लस अल्फा कर लो, इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं. एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायरेक्टली माइनस अल्फा हो जाता है. तो ये हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि आर्गुमेंट हमारा माइनस पाई से पाई होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट, एंड दिस प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज ऑल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड, just for the sake of
क्लैरिटी ये लोगों को बताना जरूरी था. तो this argument actually comes equal to minus of 3 pi by 4, which is not equal to pi by 4, of course. So this A option is a false statement and hence is the correct answer that has been demanded. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है फर्स्ट अपना पार्ट कंप्लीट. तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को दिक्कत होगी. लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट राइट नाउ. तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? So in the second part, we have been asked that for the function f from r to minus pi to pi, and our function is defined in this manner. So this is -1 plus iota t. Okay, -1 plus iota t is a function of t for all t belonging to r and is continuous for all points of r where iota is equal to square root of -1. So that is a standard definition. So we have to check the continuity of this function. We have to check the continuity of this function. Okay, so we have to check the continuity of this function. So let us write this function first of all. So let's try writing this function before we move to any other, before we continue with our further steps. Let me write this function just now. So let's write it down. So our function is argument of z, sorry, our f of t is equal to argument of -1 प्लस आयोटा टी. ठीक है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें क्या पता लगता है भाई साहब कि यार यहाँ पर देखो, हम जब भी इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसे एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मेरे पास दो सिनेरियो देखो. हमेशा मेरा आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा टी जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो इफ माई z is somewhat -1 plus iota t, then what does this locus represent in itself? It represents this line. Okay, and in this line the real part of z is equal to -1. What does this ensure? ये ensure करता है कि या तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये या तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होने वाला है या सेकंड क्वाड्रेंट में होने वाला है. ठीक है, और ये कब कैसा सिनेरियो देखो, अगर t पॉजिटिव है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा t पॉजिटिव होगा. एंड अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाना चाहूँ तो मेरा जो t होगा ना मेरे दोस्तों, जो मेरा t होगा दैट विल बिकम नेगेटिव. ठीक है, सो t विल बी नेगेटिव फॉर थर्ड क्वाड्रेंट. तो दिस इज फ्रॉम मेयर ड्राइंग एंड एजम्पशन कि हम इस फंक्शन को ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं. एंड चलिए इसको अब हम अब हम एक फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं कि इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होने वाला है. तो लेट्स ट्राई दैट एज वेल. सो अवर f of t is equal to argument of -1 plus iota t. So as I mentioned that whenever t is positive, or I must say greater than or equal to 0, let us check what can be the scenario. Okay, so pi पे open है, तो let us consider t greater than equal to 0. ठीक है, so in that scenario whenever t is greater than equal to 0, our definition of this argument, ठीक है, I'll call this angle as alpha, where alpha is equal to tangent inverse of t. ठीक है, here also alpha will be our tangent inverse of t. how? क्योंकि यहाँ पर ये लेंथ है t and ये लेंथ है 1. ठीक है, तो tangent inverse of t, so alpha is tangent inverse of t. So whenever this t is positive, our definition of this function, I'll reduce its definition as f of t is our pi minus of alpha, that is pi minus of tangent inverse of. Okay, next what we know, whenever our t is less than 0, our definition reduces to minus of pi plus alpha or minus of pi minus alpha as a whole. Anyway, you can write it, these two are equivalent conditions, so I can write it as minus pi plus tangent inverse of t. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हमारे दो फंक्शन. अब हमें क्या करना है, अब तो भाई मतलब काम खत्म हो गया है. अब हमें इसके इस फंक्शन की, लेट अस चेक द, ये जो हमारा फंक्शन बना है फंक्शन f, वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी. ठीक है, तो व्हाट डू वी नो फ्रॉम अवर एंटायर डिस्कशन
that we have studied till now, what we have studied till now, that our tangent inverse of t for the entire real line, it is a continuous function. ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. ऐसा कुछ ग्राफ होता है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है. इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स एंटायर डोमेन. So for t positive, it is definitely a continuous function. So minus of this will also be a continuous function. Adding pi, it will also be a continuous function. So this is a continuous function in the interval t greater than 0. It is definitely continuous. I am pretty much assured. And in the similar sense, minus pi plus tangent inverse of t is also continuous for t less than 0. So what is our base condition? Our condition becomes what we are supposed to find is the condition when t will be equal to 0 or t will be tending to 0. In such a scenario, we have to check the continuity at t equal to 0. ठीक है, ये हमारा बेसिक रूल होता है कंटिन्यूटी का कि यहाँ पर जब आपके देखिए अगर आपके पास दो ब्रांचेस कंटिन्यूस हैं तो अब आपको क्या चेक करना है. ठीक है, अगर आपकी अपर ब्रांच कंटिन्यूस है, लोअर ब्रांच कंटिन्यूस है, तो दिस सिंपली इंप्लाइज कि आपको उस पॉइंट पे अगर जो पॉइंट उन दोनों को जोड़ रहा है, जो कंडीशंस को सेपरेट कर रहा है, बाइफरकेट कर रहा है, आपको बस उस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है. वंस यू आर एबल टू डू दैट, द टास्क इज डन. ठीक है, सो दैट इज अ सिंपल थिंग टू डू. अगेन एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट आई थिंक एनीवन कैन डू दैट टास्क. तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, टू चेक द continuity at t equal to 0. Continuity at t equal to 0, I can evaluate the left hand limit and I can evaluate the right hand limit. I'm just taking a mere assumption. So what will be limit f of t where t tends to 0 negative and limit when t tends to 0 positive, what will be f of t. अगर continuous हो गए तो these values have to be same and they have to be equal to the value of function. So first of all we can determine the value of function. So our value of function at 0 is equal to pi. ठीक है, it is quite obvious because t को हम 0 डालेंगे तो tan inverse 0 बनेगा और ये pi बन जाएगा. ओके, यहाँ पर LHL को देखेंगे तो LHL देख लेते हैं हम. t tends to 0 नेगेटिव है, t लेस देन 0 है, तभी तो 0 से कम है कुछ. ठीक है, तो दिस विल invoke the definition of minus pi plus tangent inverse t. Now t is actually tending to somewhat 0, so this will tend to some 0 negative, so this will tend to some minus pi plus some very small value. So we are not concerned, we are concerned with the limit only, so that is minus pi. तो आप देख सकते हैं LHS is not equal to the value of function, तो वैसे ये discontinuous हो गया. बट चलो ठीक है, अब क्या करना, अब लिख दिया RHL भी, तो RHL भी लिख लेते हैं अपन. तो RHL लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को कि RHL क्या है. RHL में डेफिनेशन होगी t जरा सा ज्यादा है 0 से, तो ये आ जाएगा पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ t, और t is greater than 0, so pi minus some very small value that is close to 0, so this is approximately equal to pi. ठीक है, so our LHL is not equal to RHL है ना, and but RHL is equal to the value of function. ठीक है, which actually implies that this function is never going to be continuous at t equal to 0, and hence what was our claim? Oh, sorry for this. So what was actually our claim? So our claim was that this function, okay, just a minute. Yes, so what was our claim, that this function is continuous? No, it is not continuous. Hence our B option that we marked currently is the incorrect, is a false claim, and hence B is the correct answer because it is a false claim. Okay, next, so for any two non-zero complex numbers z1 and z2, our argument of z1 by z2 minus argument of z1 minus argument of z2. तो यार ये तो सभी को पता होना चाहिए, एक बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, सॉरी, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 को लिख सकते हैं हम एज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2 के पाए. ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा ये वाली अगर आप एक्सपेंशन लगाएंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो 2 के पाए होगा. नाउ एक और केस है कि यहाँ पर अगर हमारे पास जो आर्गुमेंट की डेफिनेशन है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के हिसाब से है, तो आपके पास ऑफ कोर्स मतलब वो डिपेंड करेगा, हो सकता है आपके पास सिनेरियो ऐसा बन जाए कि वो 2 पाई बने, माइनस 2 पाई बने. देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज. आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल फॉर दैट. यू कैन सिंपली रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, दैट विल बी एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड यू कैन प्रूव इट using your standard methods, or you can use that what we call rotation theorem for complex numbers.
You can do it any way you like, but I would say that since this value is equal to 2k pi, I am pretty sure that it is an integer multiple of 2 pi. In any case, if k becomes equal to 0, doesn't matter to me. K equal to 0 is still an integer multiple of 2k pi, and hence our C option is also correct in itself. And yes, it is not our answer because we were asking for the false answer. So since it is a it is a true statement, so this is a true statement, and hence it is not our required desired answer. ओके सो द लास्ट पार्ट इसमें यार बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कई बार क्योंकि दे इन्वोक सम different kind of concept in itself, but yes, it is a very simple thing again. What is the value? Okay, so for three complex numbers z1 z2 z3, the locus of point z that is satisfying the condition should lie on a straight line. तो यार वैसे तो देखने से ही लगता है कि this condition is actually false, and let me give you the accurate reason for that. Okay, so before moving to that, let me just jot it down. So what is our argument of z minus z1? I guess यही दिया गया है, z2 minus z1 over z minus z3, z2 minus z3, ऐसा कुछ है ना कि एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है. लेट मी जस्ट चेक रीचेक. सो z1 z minus z1 z2 minus z3 z minus z3 z2 minus z1 z2 minus z1 z minus z3 z2 minus z3, ये आ गया ना. ठीक है, तो ये हमें निकालने का है. इसका आर्गुमेंट क्या होगा भाई? तो यार ये भी देखो, इसका आर्गुमेंट हमें पाए दिया गया है, तो इसका लोकस, आपको इसका लोकस इंटरप्रेट करना है. लोकस इंटरप्रेट करना है तो बहुत से लोग क्या कहेंगे कि यार इसका आर्गुमेंट पाई है तो इसका वैल्यू -1 होगा. एंड उसी सिनेरियो में लोग गलती खा जाते हैं कि इस वाले वैल्यू को, देखो आर्गुमेंट पाए होने का मतलब है कि वो कहाँ पर होगा. सबसे पहले लेट अस ट्राई टू लोकेट द आर्गुमेंट पाई. तो आर्गुमेंट पाई विल बी समवेयर ऑन दिस एक्सिस, दैट इज अवर माइनस एक्स एक्सिस. नाउ सिंस इट इज अवर माइनस एक्स एक्सिस, आई एम प्रेटी श्योर दैट ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस है, विच मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, या तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -0.5 होगा, और एनीथिंग दैट कैन बी प्रेटी सूटेबल. बट इसमें एक बात है कि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा इसका वो 0 होगा, which means that this will be a purely real number. ठीक है, that is our thing that we must understand. So let us just simply write it down. ठीक है, and अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो this is definitely equal to some k. ठीक है, where k is some negative number. Okay, तो अब आप simply देखें, for a simple scenario, just for a simple scenario, let me assume that my k is equal to -1. Let's say that k is equal to -1 for the time being. तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, लोकस z minus z1 times z2 minus z3 is equal to minus of z minus z3 times of z2 minus z3. I have made a mistake somewhere. Let me just check. I think it will be z2 minus z1. Let me just verify it. Yes, it is z2 minus z1. So I'm pretty ready for that. So this is z2 minus z1 और ये z2 minus z1 हो जाता है. So what is this locus? So this is z minus z1, z2 minus z3, ठीक है, प्लस z minus z3, z2 minus z3 इक्वल टू 0. कई लोगों को डायमेट्रिकल फॉर्म जैसा कुछ फील आ गया होगा, तो ये फील आना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर नहीं आ रहा है तो आप रोटेशन थ्योरम वगैरह कुछ लगा सकते हैं. बट दिस इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन फॉर श्योर, दिस इज अ सर्कल. ठीक है, अगर आप यहाँ पर z2 z1 z1 और z3 को लोकेट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये वाला जो सर्कल है ये z और z2 को एज डायमीटर लेके अगर हम चले, so this will be our diametric equation for the circle. ठीक है, although we are not concerned about that. So this is not a straight line for sure, and it is a circle. ठीक है, this is simple as that. So this is not a straight line, so we can directly write that our answer is not a straight line, so this will be a false option. But
कई जो लोगों का कंफ्यूजन होता है, इसको के नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, ये वाला केस डायरेक्टली लगा देते हैं एंड देन दे मफल इट आउट एंड से कि यार ये तो डायरेक्ट सिर्फ सर्कल होगा। नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरली अ सर्कल, दिस कैन बी एनी अदर लोकस। ठीक है, इसको अगर -2 आएगा तब भी आर्गुमेंट में पाया आ जाएगा। ठीक है, बट उस सिनेरियो में शायद सर्कल ना हो पर कुछ और कर्व होगा, नॉट अ स्ट्रेट लाइन फॉर श्योर। तो वी आर एक्चुअली वी हैव फाउंड अ केस इन विच आर्गुमेंट, आप ऐसा कह सकते हैं दैट वी हैव फाउंड अ केस जिसमें आर्गुमेंट पाई है और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो दिस लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट and this is a false statement, and hence D is the correct answer to this problem. So this was the way that we could have solved this problem. Perhaps this explanation takes time, it seems lengthy, but yes, it is a very simple problem. अगर आप एग्जाम में करें तो this will hardly take 2 to 3 minutes, just 2 to 3 minutes में क्या आप देखिए, ये आप पहला वाला और जो तीसरा वाला है, these are direct। दूसरे पार्ट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये कंटिन्यूटी कहाँ से आ गया, तो वो फंक्शन डिफाइन करना और वो सब, उसमें आपको शायद 30-40 seconds to interpret, and for the last thing you can max to max 1 minute. So this problem can be easily solved within 2 minutes. Of course, solving and explaining takes time, and I think this problem is pretty clear now. This was from J Advanced 2018. So that was all from my side for today. This is Sambhav here signing off from this video for today, and I hope that you had a great time in solving this problem and you're enjoying the problem solving series. That was all from my side for today's video, and thank you everyone. Do make sure to hit the like button and share this video with your friends and subscribe to Entrance Investigation for more such videos, and have a great time and stay safe. Bye.